तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, जोहार आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। राजनीतिक विज्ञान माइनर पेपर सेमेस्टर 3, रांची यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी। इसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे, साथ में हम लोग इसका आंसर की भी जानेंगे, ठीक है, आंसर के साथ। और ये आपके सीनियर 22-26 वालों का पूछा गया था, सॉरी 23-27 का ये पॉलिटिकल साइंस माइनर 1B, ठीक है। इन सॉरी नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी कि भारत में राष्ट्रवाद। इसका देखिए मैंने ये नोट्स अपलोड कर दिया है, ये PYQ है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या जानने वाले हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया, महात्मा गांधी के जो आंदोलन हुए हैं, ठीक, भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ, ठीक है, भारत में किस तरह से लोगों ने स्वतंत्रता के लिए आगे आना शुरू किया, यही सब इसमें हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए ये पेपर है 2026 का पेपर है, 2025 लिखा गया है यहाँ पे। 23-27 इन बैकलॉग कैंडिडेट जितने हैं सभी के लिए ये पेपर रहने वाला है, ओके। तो गौर कीजिएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले ग्रुप ए शुरू होता है। ये 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन हैं और 5-5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन हैं। 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन, ठीक, इसका आंसर भी जानेंगे हम लोग। फिर 5-5 मार्क्स वाले यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं। एक मिनट, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक, इसमें आपके ABCDE ये 5 क्वेश्चन हो गए। और फिर यहाँ से आपका शुरू होता 5-5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, ठीक। द्विराष्ट्र सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। उसके बाद क्या है, असहयोग आंदोलन के प्रमुख प्रकारों के बारे में आपको चर्चा करने बोला है, ओके। फिर आता है ग्रुप बी। ग्रुप बी में आपका जो है 15 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन हैं, 15 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन, ठीक, जिसमें राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, भारत में राष्ट्रवाद के अध्ययन के प्रमुख दृष्टिकोण, इस तरह से 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, टोटल 9 तक। चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर के साथ जानते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जो राष्ट्रीय पहचान, एकता और वफादारी पर जोर देता है। सत्य है या असत्य है? बिल्कुल। राष्ट्रवाद मतलब होता है अपने राष्ट्र के हित के लिए सोचना, राष्ट्र के हित के काम करना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, गांधी जी का पहला प्रमुख अखिल भारतीय आंदोलन कौन सा था? ठीक है, गांधी जी का पहला प्रमुख अखिल भारतीय आंदोलन, ठीक है, मतलब कि पूरे भारत तक फैला हुआ पहला आंदोलन था, ठीक है। असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से 22 तक पूरे भारत में फैल गया था, ठीक है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। एक गाना भी है, कश्मीर में तो कन्याकुमारी ना, नॉर्थ साउथ की दूरी घट गई देखो ही सारी, चेन्नई एक्सप्रेस का सॉन्ग है। तो 1920 में पहला आंदोलन हुआ था असहयोग आंदोलन। इसी आंदोलन महात्मा गांधी का सबसे पहला आंदोलन, बड़ा आंदोलन कहा जाता है, ठीक है। वैसे तो चंपारण सत्याग्रह हुआ, लेकिन सबसे पहला बड़ा आंदोलन 1920 से 22 में होता है। फिर 1942 में करो या मरो नारे के साथ कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो महात्मा गांधी पहली बार हिंसा के लिए बोलते हैं कि करो या मरो अंग्रेजों हमारा भारत छोड़ो, डू और डाई, ठीक है। ये 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नारा देते, क्वाइट इंडिया मूवमेंट के समय करो या मरो का नारा देते हैं, ओके। नेक्स्ट, नमक सत्याग्रह ब्रिटिश नमक कर के विरोध में किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो महात्मा गांधी। देखिए नमक सत्याग्रह क्या हुआ 1930 में, जिसको हम लोग दांडी यात्रा बोलते हैं ना, 1930 में ये दांडी यात्रा हुआ था। इसमें अंग्रेजों ने नमक जो है, जो हम लोग घर में नमक खाते हैं उस पर टैक्स लगा दिया था अंग्रेजों ने। तो महात्मा गांधी बोले बाप रे बाप, तुम लोग नमक पर टैक्स लगा देगा यार, हम जो घर पे नमक खाते हैं उस पर टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, फिर महात्मा गांधी अपने 78 अनुयायियों के साथ, ठीक है, कहाँ चले गए? दांडी। दांडी कहाँ पे भैया? तो ये गुजरात में है। गुजरात में समुद्र के किनारे है दांडी, वहाँ पे गए और अपने हाथों से उन्होंने नमक बनाया, ठीक है। और ये आंदोलन चलता रहा 1930 से 31 तक, 1 साल चला आंदोलन। जब अंग्रेजों ने नमक कानून तोड़ा, नमक पे टैक्स लगाना छोड़ दिया, तब जाके महात्मा गांधी फिर इसको शांत करते हैं, इस आंदोलन को। और 1930, 31, 32 फिर 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, ठीक है, 1930, 31, 32। तो महात्मा गांधी तो 1930 में नमक सत्याग्रह किए, इसलिए वो गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, ठीक है। बारिश हो रहा है वो देख रहा हूँ।
तो तीनों जो गोलमेज सम्मेलन है इसमें भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। ठीक, महात्मा गांधी केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। गोलमेज मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये इंग्लैंड में होता था। अब एक बात यहाँ से हमारा अतीत से वर्तमान हमारा जुड़ा हुआ है। कैसे? नमक सत्याग्रह मैंने बताया कि नमक पे टैक्स नहीं लगता है। सोचिए, जो चीज़ गुजरात से, आंध्र प्रदेश से, पूरे के पूरे जो समुद्री एरिया है वहाँ से आता है, हमारे को नमक कितने मिलता है? हम सबको 25 रुपया किलो, 20 रुपया किलो या मैक्सिमम 30 रुपया किलो। यही है नमक का रेट। 1 किलो नमक जो गुजरात से आके आपको इतना सस्ता में मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्यों इस पर टैक्स नहीं लगता है? नमक पर टैक्स इसीलिए नहीं लगता है, महात्मा गांधी वो जो आंदोलन किए थे नमक सत्याग्रह, उसी के कारण आज नमक पर टैक्स नहीं लग रहा है। नहीं तो क्या लगता है कि गुजरात से कोई चीज़ आएगा और आपको 1 किलो 30 रुपया में मिलेगा नमक? तो नहीं। ठीक है, सबका रेट बढ़ता है, देख रहे हैं, सबका तेल का रेट बढ़ गया से लेकर के आटा उटा, चावल तावल, सब का रेट बढ़ेगा, लेकिन नमक का रेट वही है, लगभग वही, उतना दूर से आता है फिर भी। तो यही कारण है सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि नमक सत्याग्रह, इसी के कारण नमक पे टैक्स नहीं लगाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी ने इस पर क्या किए थे? आंदोलन किए थे नमक को टैक्स लगाने के ऊपर। ठीक है, नमक सत्याग्रह समझ गए होंगे, बाकी आप विस्तार से लिख सकते हैं, इतना विस्तार से मैंने बता दिया। क्या स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1911 राष्ट्रवादी आंदोलन के चरणों में से एक था? तो हाँ, स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1911 में राष्ट्रवादी चरण था। राष्ट्रवाद मतलब अपने देश की भलाई सोचना। हमारा देश पहले गुलाम था, तो हम सोच रहे थे कि हमारा देश कब आज़ाद हो। ठीक है, तो हाँ, स्वदेशी आंदोलन राष्ट्रवादी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण चरण था। स्वदेशी मतलब अपने देश का सामान यूज करना, तो राष्ट्रवाद का मतलब ही होता है अपने देश का हित, यानी कि स्वदेशी राष्ट्रवाद है। बिल्कुल हाँ, सही है। 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, द्विराष्ट्र सिद्धांत पर टिप्पणी लिखें। ठीक है, अच्छा, जिनको इंग्लिश में हिंदी में ज़्यादा प्रॉब्लम होगा वो लोग इंग्लिश भी देख लीजिएगा, क्वेश्चन पेपर में इंग्लिश दिया है, लेकिन मेरा सारा कंटेंट तो हिंदी में ही रहेगा ना, सो सॉरी, बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ हिंदी मीडियम। ठीक है, एंड आई एम मोर कम्फर्टेबल इन हिंदी, सो आई वुड लाइक टू प्रेफर इन दिस लैंग्वेज कंपेरिजन टू एनी अदर लैंग्वेज। ओके, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो माफ़ कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आपको थोड़ा सा मैनेज करके चलना होगा। यार कुछ जला हुआ सेंट आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। द्विराष्ट्र सिद्धांत पर एक टिप्पणी लिखना है। ठीक, द्विराष्ट्र सिद्धांत मतलब कि भारत और पाकिस्तान को बंटवारा। असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण कौन से हैं? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन 2 नेशन थ्योरी और डिस्कस द मेन कोज ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो इन सभी के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद फिर 15 मार्क्स वाला करेंगे। देखिए, द्विराष्ट्र मतलब 2 राष्ट्र, कौन कौन राष्ट्र? भारत और पाकिस्तान। ठीक है, अंग्रेजों ने एक नीति लाई थी कि फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। ये नीति किन्होंने लाया था? अंग्रेजों ने, कि भाई लड़ा दो आपस में हिंदू मुस्लिम और आपस में फ़ायदा उठाओ, राज करो, और यही फ़ायदा अभी पॉलिटिशियन लोग उठा रहा है। ठीक है, द्विराष्ट्र सिद्धांत 2 नेशन थ्योरी वह राजनीतिक विचारधारा है जिसके अनुसार हिंदू मुसलमान भारत में 2 अलग अलग राष्ट्र बनाए, लड़ा दिया और दोनों को अलग कर दिया। इस सिद्धांत का प्रमुख समर्थन मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने किया। ठीक है, इन्होंने किया, मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने इस द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया। मोहम्मद अली जिन्ना कौन है भैया? ठीक है, और मुस्लिम लीग क्या है? देखिए, जब 1885 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुई, ठीक है, 1885 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुई बम्बई में, और इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे डॉक्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया। वहीं इसके संस्थापक हैं ए.ओ. ह्यूम। तो कांग्रेस जब बना ना, तो इसमें मैक्सिमम लोग आपके हिंदू थे, तो लोगों को लगने लगा कि नहीं, ये जो पार्टी है ये हिंदू को सपोर्ट कर रही है, ऐसा लगने लगा। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तब जाके 1905 ईस्वी में इस्लाम लोगों ने मिलके अपना एक संगठन बनाया, राजनीतिक संगठन, राजनीतिक पार्टी। ठीक है, और उसका नाम दिया गया मुस्लिम लीग। लीग मतलब होता है संघ, इंग्लिश में लीग जो है इंग्लिश वर्ड है, इसको हिंदी में संघ बोलते हैं, तो मुस्लिम संघ बोला गया, इंग्लिश में मुस्लिम लीग बोलते हैं। ये पार्टी बना कब? 1905 में। कहाँ पे? ढाका। ढाका पहले भारत था, वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है।
ठीक है, इतना विस्तार से बता रहा हूँ, समझिएगा। तो मुस्लिम लीग बना, उन्होंने भी समर्थन किया द्विराष्ट्र को कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होना चाहिए। मुस्लिम लीग जो पॉलिटिकल पार्टी थी उन्होंने भी समर्थन किया। और मुस्लिम लीग के हेड कौन थे उस टाइम पे? मोहम्मद अली जिन्ना। अब मोहम्मद अली जिन्ना कौन है भैया? मोहम्मद अली जिन्ना, जिस तरह से नेहरू भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर बनते हैं आफ्टर डिवाइड होने के बाद, भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू, उसी तरह से पाकिस्तान के प्रथम प्राइम मिनिस्टर बनते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, हालांकि अली जिन्ना की मृत्यु हो जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते थे। ठीक है, कैंसर से उनका डेथ हो जाता है। आपको किसने बताया? अरे भाई किताब पढ़े हैं यार। ठीक है, बहुत विस्तार से पढ़े क्लास 12th में, इसीलिए तो मैं क्लास 12th में डिस्ट्रिक्ट टॉपर था और तभी ना आपको पढ़ा पा रहा हूँ। तो इन दोनों ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को समर्थन दिया, मोहम्मद अली जिन्ना और उसकी पार्टी मुस्लिम लीग ने। ठीक है, और इसका काम कौन कर रहा था? मेनली देखा जाए तो अंग्रेज लोग इसको अलग करवाने का काम कर रहे थे। ठीक है, मुख्य विचार क्या है? धर्म को राष्ट्र की पहचान, धर्म के आधार पे ये राष्ट्र को बांट दिया गया और पाकिस्तान मुस्लिम देश बन गया। भारत हिंदू देश नहीं है ना मुस्लिम देश है, भारत सभी का देश है। इसलिए भारत में किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म नहीं घोषित किया गया, जबकि पाकिस्तान में मुस्लिम को राष्ट्रीय धर्म घोषित कर दिया गया। मुस्लिम लीग का तर्क था कि हिंदू और मुसलमानों की सांस्कृतिक, धर्म, परंपरा और सामाजिक अलग है, इसलिए हमें अलग राष्ट्र में रहना चाहिए। बाग बूढ़ वक्त अलग राष्ट्र में रहेगा, कर दिन बोल दीजिएगा कि नहीं सो तुम अलग भाषा बोलता है तो तुमको अलग राष्ट्र बना देंगे। ऐसा थोड़ी होता है जी, है। मन मिलना चाहिए, विचार मिलना चाहिए। संस्कृति कैसी भी हो, कितना भी अलग हो, अगर मन और विचार मिलता है ना तो हम सब एक हैं। ठीक है, तो इसलिए मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की आवश्यकता की मांग की और लड़के इन्होंने अलग राष्ट्र ले लिया। तो जाओ भाई। ठीक है, तो अभी देखिए कौन पीछे है, भारत आगे है या पाकिस्तान आगे है? भारत आगे है। ठीक है, तो 1940 के लाहौर प्रस्ताव में अलग राष्ट्र की मांग की गई। लाहौर पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा शहर तो नहीं बोलेंगे लेकिन बड़ा शहर में से एक है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है कराची। कहाँ है? कराची। और पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा शहर है लाहौर। सबसे बड़ा शहर कराची है, दूसरा नंबर पे इस्लामाबाद है, तीसरे नंबर पे लाहौर है। पाकिस्तान का ये सब शहर है। ठीक है, अंततः 1947 में भारत और पाकिस्तान का अलग हो जाता है, पार्टिसिपेशन हो जाता है। विभाजन के समय बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक दंगे होते हैं, जनहानि होता है। काफ़ी सारे लोग ट्रेनों में भर भर के एक देश से दूसरे देश ले जाए जाते हैं। और इसी दरमियान एक मूवी बनती है जिसका नाम दिया गया गदर। ठीक है, एक प्रेम कथा। तो गदर एक प्रेम कथा देख लीजिएगा। गदर 2 मैंने नहीं देखा है, सोचा हूँ देखूंगा, मालूम नहीं कब ये देखूंगा। सिनेमा हॉल में जाकर देखूंगा, अभी तक मैं सिनेमा हॉल नहीं गया हूँ यार। निष्कर्ष, द्विराष्ट्र सिद्धांत भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक अवधारणा थी जिसने भारत और पाकिस्तान के अलग कर दिया और पाकिस्तान को धर्म के नाम पे अलग कर दिया। ठीक है, चलिए, और संयुक्त भारत जो है टूट गया। नेक्स्ट, इसी और पाकिस्तान जो अलग हुआ ना वो 2 भागों में बट गया। एक बांग्लादेश, जिसको पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, बाद में बांग्लादेश बना, और पाकिस्तान जो अभी है उसको पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था। ठीक है, असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण की चर्चा कीजिए। असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, मतलब किसी तरह से कोऑपरेट नहीं करना है। ठीक है, सॉरी यार, देखिए मतलब खाना खाने के बाद ना गैस बनने लगता है ना। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में शुरू हुई। इसका उद्देश्य था अंग्रेजी शासन के साथ समाप्त कर देना। ठीक है, असहयोग आंदोलन क्यों चालू किया गया? तो देखिए 1919 में आपको मालूम है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक, इसके अलावा रॉलेट एक्ट आया था, खिलाफत आंदोलन और ब्रिटिश की दमनकारी नीतियाँ, ये प्रमुख थे इसके होने के। ठीक है, किसके होने के? असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी की सबसे पहला मुख्य कारण था। 1919 में एक कानून आया था जिसको काला कानून कहा जाता है, रॉलेट एक्ट। काला कानून कहा जाता है रॉलेट एक्ट को। इसमें क्या थे? बिना दलील, बिना वकील और बिना क्या जो बोलते थे यार, इस तरह से 3 वर्ड है, बिना दलील, बिना वकील और बिना मतलब किसी भी व्यक्ति को केवल जो है संदेह मात्र से जेल में बंद किया जा सकता है। ठीक है, अंग्रेज लोगों ने एक बोला कि अगर कोई व्यक्ति विद्रोह करे
केवल संदेह हो कि वह व्यक्ति विद्रोही है तो उसको जेल में बंद कर दो। ये था रॉलेट एक्ट। ठीक है, तो इस रॉलेट एक्ट के मुकदमे गिरफ्तारी और अनुमति मिलने से जनता, अरे बाप रे लाइन कट गया यार, ताड़ित हो रहा है और गरज भी रहा है। ठीक है, खिड़की को बंद कर देते हैं। तो रॉलेट एक्ट जो है लाया 1919 में। ठीक है, ये इसी कारण लाया, अंग्रेजों ने केवल भारतीयों को कि जानता था कि ये विद्रोह करेगा तो उसको जेल में डाल देता था और उसके खिलाफ कोई आप वकील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट सजा। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1919 में, जिसमें बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था और इस पर एक मूवी भी बनी है वर्तमान में, उधम सिंह, सरदार उधम सिंह मूवी, जिसमें विक्की कौशल ने हीरो का काम किया है। ठीक है, खिलाफत आंदोलन, तुर्की के खलीफा का समर्थन में मुसलमानों ने भी आंदोलन महात्मा गांधी का साथ दिया और ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियां थीं, आर्थिक शोषण हो रहा था। इन सभी के कारण जो है यह असहयोग आंदोलन हुआ 1920 में। यह असहयोग आंदोलन क्या था भैया, थोड़ा और विस्तार से बताइए। देखिए, मैं तो नहीं दिख रहा हूँ अंधेरा में, तो छोड़िए, लाइट कटा हुआ है और गरज रहा है। तो देखिए, असहयोग आंदोलन क्या है कि भाई साहब, अंग्रेज को किसी प्रकार का सहयोग नहीं देना है, ना अंग्रेजी कपड़ा खरीदना है, ना अंग्रेजी स्कूल में जाना है, ना अंग्रेज की नौकरी करनी है, ना अंग्रेज का से किसी तरह से कामकाज करवाना है। ठीक है, यानी कि पूरी तरह से अंग्रेज के सामान को बहिष्कार करना, अंग्रेजों की नौकरी का बहिष्कार करना। ठीक है, इसलिए बहुत सारे लोगों ने अंग्रेजी कपड़ाओं को जला दिया था असहयोग आंदोलन में। ठीक है, ये था असहयोग आंदोलन, जो कि 1922 तक चला था। 1920 में शुरू हुआ था, 1920 में शुरू हुआ, 22 तक चला। क्यों? क्योंकि देखिए, इसी आंदोलन में ये चीज़ बोलते हैं ना, क्या यार, हाँ, एक जालियांवाला बाग है, ऐसा ही 1922 में चोरी चोरा कांड हो जाता है, तब से ये आंदोलन बंद कर दिए महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी ठहरे अहिंसावादी, उनको हिंसा पसंद नहीं, और हिंसा हो गया, इसलिए इस आंदोलन को चोरी चोरा कांड के बाद बंद कर देते हैं। अगला आ जाता है राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। भारत में राष्ट्रवाद के अध्ययन के प्रमुख दृष्टिकोण की चर्चा करें। राष्ट्रवाद मतलब अपने राष्ट्र के हित के लिए सोचना, खास तौर पे जब हमारा जैसा देश जब गुलाम था। राष्ट्रवाद एक ऐसी राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विचारधारा है जो लोग अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, एकता, निष्ठा, आत्मसम्मान और बलिदान की भावना उत्पन्न करते हैं कि हमारे देश का भला हो, हमारे देश तरक्की करे, हमारा देश आगे बढ़े, हमारा देश शिक्षित हो, हमारा देश उन्नति करे। यही हम चाहते हैं राष्ट्रवाद, इसी को कहते हैं राष्ट्रवाद। हमारा देश गुलामी से मुक्त हो। ठीक है, हमारा देश स्वतंत्र हो, अखंड हो, खंड खंड ना हो, बंटो ना टुकड़ों में, एक हो जाए, एकता रहे। भारत में राष्ट्रवाद, इसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। और भारत में राष्ट्रवाद के सबसे बड़ा जो बाधा था वह था ब्रिटिश की दमनकारी नीतियां, या फिर बोलेंगे कि अंग्रेजों का शासन। ठीक है, और लोगों को फिर जागरूक करने का काम किया कि भाई देखो, हमारा देश गुलाम है, इसको आज़ादी दिलाना पड़ेगा। कब से? तो राष्ट्रवाद का उदय होता है जब 1885 में कांग्रेस पार्टी का गठन होता है, उसके बाद। ठीक है, फिर आ जाता है भारत में राष्ट्रवाद के अध्ययन के प्रमुख दृष्टिकोण के बताइए। तो पहला है राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, दूसरा है मार्क्सवादी दृष्टिकोण, तीसरा है उपनिवेश उत्तर दृष्टिकोण, चौथा है सलबर्टन दृष्टिकोण, उदारवादी दृष्टिकोण। ठीक है, और भारत में राष्ट्रवाद की विशेषताएं हैं कि राष्ट्र को एकता में बांधना, किसी भी धर्म का सपोर्ट ना करना, बल्कि सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करना, लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों पर विश्वास करना, स्वतंत्र और समानता और सामाजिक न्याय की स्थापना करना, राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना। ओके, फिर आता है अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्र आंदोलन के उदारवादी चरण की चर्चा करें। उससे पहले मैं आपको, देखिए गरज तो रहा है, बहुत सारे लोग ज्ञान सागर ऐप को इंस्टॉल नहीं किए हैं और बहुत सारे लोग जानते नहीं कि क्या करना है इसमें। चलिए मैं बता देता हूँ बीच में रोक के, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो देखिए, ये है ज्ञान सागर ऐप और इसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं करेंगे तो पछताएंगे बाद में कि पहले क्यों नहीं किया, क्योंकि आज नहीं करेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको करना पड़ेगा, चौथे में नहीं करेंगे पाँचवें में करना पड़ेगा, पाँचवें में नहीं करेंगे छठे में करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं करेंगे, 60 रुपया ही लगेगा। ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है और प्ले स्टोर में भी सर्च कीजिएगा तो ये ऐप मिल जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपका इस तरह से लिखा आएगा, जोहार पढ़ो अपने आप खेल लड़ो, बिरसा मुंडा का फोटो आएगा और फिर ऑटोमेटिकली ऐप यहाँ आके रुक जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है,
क्रिएट एन अकाउंट पे, इस पर क्लिक करेंगे। क्रिएट एन अकाउंट पे अपना नाम और फ़ोन नंबर डालने का आएगा, इसको डालेंगे नाम और फ़ोन नंबर, फिर क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, OTP आएगा, OTP डालिएगा, ऐप खुल जाएगा आपका इस तरह से। अब आपको यहाँ पे आना है ऑल कोर्स में, ऑल कोर्स में आएंगे, ठीक है। ऑल कोर्स में आने के बाद क्या होगा, बहुत सारा कोर्स का ऑप्शन देगा, आपको ये वाला रांची यूनिवर्सिटी वाला कोर्स परचेज करना है, ठीक है। व्यू मोर पे क्लिक करेंगे तो और डिटेल में दिख जाएगा आपको सब कुछ। कोर्स का दाम है 60 रुपया। 60 रुपया ये जो फीस लिया जा रहा है ये पूरे 4 साल का फीस है, 1 साल का नहीं, 2 साल का नहीं, 4 साल का। 4 साल में आपको पूरा 8 सेमेस्टर का नोट्स मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। 8 सेमेस्टर का नोट्स, हाँ जी 8 सेमेस्टर का नोट्स सिर्फ 60 रुपया में, ठीक है, हर एक सेमेस्टर का। और जहाँ तक संभव है मैं PYQ भी देने का प्रयास करता हूँ, लेकिन सभी पेपर का नहीं दे पाता हूँ, ठीक है। तो संभव रहता है तो मैं PYQ देता हूँ, और नहीं रहता है तो फिर नहीं दे पाता हूँ। स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करेंगे। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का 2 ऑप्शन आएगा, एक QR कोड रहेगा, एक UPI। QR कोड उनके लिए जो लोग फ़ोन पे नहीं चलाते हैं, जो लोग फ़ोन पे नहीं चलाते हैं, QR कोड पे क्लिक करेंगे। किसी को भी स्कैन करने बोलिएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्कैन हो जाएगा और QR कोड आपका आ जाएगा, ठीक है। स्टार्ट लर्निंग करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से आपका आ जाएगा, ठीक। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है सेमेस्टर 3 पे, फिर आप जो भी पेपर देखने का मन है उसको देखिए, ठीक है। फिर आपको मान लीजिए कोई मेजर पेपर या माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस देखना है, व्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक। यहाँ पे आपका इस तरह से खुल जाएगा PDF। अगर PDF खुलने में ज़्यादा टाइम लगेगा तो इस तीर के निशान पे क्लिक कर दीजिएगा, तो आपका जो है PDF फ़ोन पे डाउनलोड हो जाएगा, ओके। तो इतना सब कुछ सिर्फ 60 रुपया में, और 1 साल नहीं, एगो सेमेस्टर नहीं, सभी सेमेस्टर का फीस ले रहा हूँ मैं। 60 रुपया महंगा है क्या जी, हैं बताइए तो। चलिए, मैं इतना लो फीस इसीलिए रखा हूँ ताकि हर आदमी इसको खरीद सके बिना मन में थोड़ा सा पछतावा किए कि भाई इतना ज़्यादा पैसा लग रहा है। बताइए 4 साल ट्यूशन पढ़ाएगा ना, कोई 6000 से कम नहीं लेगा, इतना सब कुछ नोट्स देके, ठीक है। फिर भी मैं सस्ता में ही चाहता हूँ कि भाई मेरा भी काम निकल जाए और आप लोग का भी पढ़ाई अच्छा से हो जाए। चलिए खैर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण के बारे में बताइए। उदारवादी चरण 1885 से 1905 तक का चरण कहा जाता है। इसमें वे लोग थे जो कि भारत को आज़ादी दिलाना तो चाहते थे, लेकिन बिना ही लड़ा झगड़ा के, उदारवादी लोग चाहते थे, ठीक है। इसके नेता थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, MG रनाडे। और उदारवादी की प्रमुख विशेषता क्या थी कि ये संविधान के मार्ग पे चलना चाहते थे, ठीक है। ये प्रार्थना निवेदन करना चाहते थे अंग्रेजों से कि भाई हमारा भारत को छोड़ दो, ठीक है। प्रशासनिक सुधार की मांग की, आर्थिक शोषण का विरोध किया, ठीक है, लेकिन शांति तरीके से। राष्ट्र चेतना का विकास हुआ। और उदारवादी चरण की उपलब्धि के बारे में बताया गया, फिर उदारवादी चरण की सीमाएं और लास्ट में निष्कर्ष। इसकी उपलब्धि क्या क्या थी कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को मजबूत आधार मिल गया, इससे राष्ट्र चेतना का प्रसार हुआ, अंग्रेजी शासन की आपूर्ति और नीतियों की आलोचना की गई, राजनीतिक अधिकार की मांग को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया गया, और भारतीय ने लोकतंत्र का संवैधानिक अधिकार की समझ विकसित हुई, ओके। उदारवादी चरण की सीमाएं क्या निकली कि अंग्रेज सरकार पर अत्यधिक विश्वास करना बंद हो गया, जनसाधारण की भागीदारी सीमित हो गई, आंदोलन का प्रभाव मुख्यतः शिक्षित वर्ग तक सीमित रहना। थक गए यार बोलते बोलते। छठा क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में असहयोग आंदोलन के बारे में बताइए। वही असहयोग आंदोलन जो 1920 में शुरू हुआ, अंग्रेजों पे किसी तरह से मदद ना करना, ना उनकी बनाए हुए सामान का उपयोग करना, ना उनकी नौकरियों का एक्सेप्ट करना, ठीक है, नौकरियों को अभी छोड़ देना। नेक्स्ट आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कारण और परिणाम बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन जब नमक सत्याग्रह के बारे में बताएं, ठीक है, 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बताइए। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये 1942 में शुरू होता है, 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त, हाँ, क्योंकि ये अगस्त महीना में शुरू हुआ इसलिए इसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं या अगस्त आंदोलन भी बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने करो या नरो की नारा दिया महात्मा गांधी ने, करो या मरो, और स्वतंत्रता की लड़ाई में इसने बहुत भूमिका निभाई।
अंतिम लड़ाई थी स्वतंत्रता के बारे में सबसे बड़ा। जन भागीदारी, बहुत ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। समानांतर सरकारें स्थापित की, ठीक है, स्थापित की गई। ब्रिटिश शासन की कमज़ोर पकड़ हो गई धीरे धीरे, क्योंकि उस समय 1942 में शुरू हुआ। उसके बाद उसी समय में 1939 से 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और अंग्रेजी सेना बहुत ज़्यादा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लगी हुई थी, तो भारत में थोड़ा कम सेना था। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। क्या पहुंचा? नुकसान। मैं थक गया हूँ, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचने लगा। जब उनको नुकसान पहुंचेगा ना, तो भारत जैसे बड़े देश को संभालने के लिए, यानी कि गुलाम बनाने के लिए पैसा चाहिए। क्या चाहिए? पैसा। और अगर पैसा नहीं रहेगा तो फिर भारत को गुलाम कैसे बनाएंगे? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा क्षति हुआ, उनकी सेना और धन दोनों खर्च हुआ, जिस कारण अंग्रेज़ों को लगने लगा कि अब हम भारत को गुलाम नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर भारत की आज़ादी के लिए एक अच्छा काम किया। शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता तो और कुछ समय लगता हमें आज़ाद होने में, क्योंकि अंग्रेज़ों के पास शक्ति और सैनिक दोनों रहता ही, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण भारत में अंग्रेज़ों की पकड़ कमज़ोर हो गई। इस कारण धीरे धीरे हम लोग आज़ादी की ओर आगे बढ़ने लगे। भारत विभाजन के संदर्भ में सांप्रदायिकता का एक लेख लिखे। सांप्रदायिक मतलब हर व्यक्ति अपने धर्म को बड़ा मानता है और धर्म के नाम पे फिर लड़ने लगता है, इसी को सांप्रदायिकता कहते हैं। हिंदू बोलेगा कि हमारा धर्म सबसे बड़ा है, इस्लाम बोलेगा कि हमारा अल्लाह सबसे बड़ा है, ठीक है। ईसाई लोग बोलेंगे कि हमारे यीशु मसीह सबसे बड़े हैं। तो सिख लोग बोलेगा कि हमारे गुरु बाह्य गुरु सबसे बड़े हैं। जैन लोग बोलेगा कि नहीं, सबसे बड़ा है अहिंसा का मार्ग, ठीक है। बौद्ध लोग बोलेगा नहीं, गौतम बुद्ध के विचारों पे चलो। अरे भाई, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सभी धर्म में अच्छाइयाँ होती हैं, बुराइयाँ होती है, ठीक है। तो हमें वही चीज़ पालना चाहिए जो वर्तमान जीवन के लिए हमें क्या करे, एडजस्ट करे। यानी कि सब कोई अपना धर्म पालो, लेकिन उनकी अच्छाइयों को मानो, बुराइयों को नहीं। जैसे कि हिंदू धर्म से मैं हूँ, हिंदू धर्म में बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं। जैसे कि मैं एक बुराई को नहीं मानता हूँ, एक बुराई है वर्ण व्यवस्था। हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था बनाया गया जिसका मैं विरोध करता हूँ। हिंदू धर्म में सती प्रथा बनाया गया जिसका मैं विरोध करता हूँ। हिंदू धर्म में विधवा विवाह को मना किया गया था जिसका मैं विरोध करता हूँ। हिंदू विवाह में और क्या है कि महिलाओं को घर से बाहर काम करने के लिए मना किया गया, इसको मैं विरोध करता हूँ, ठीक है। इसी तरह से इस्लाम धर्म में भी बहुत सारे बुराइयाँ हैं, ठीक है। पर्दा प्रथा हो गया, और सरिया कानून में क्या क्या होता है, 3 तलाक हो गया, ये सब गलत चीज़ है, ठीक है। जैन धर्म में सांप्रदायिकता नहीं होती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको मार देगा, फिर भी बोलेगा नहीं नहीं नहीं, उसको मत मारो। अरे, तो हर धर्म में कुछ बुराइयां हैं, कुछ अच्छाइयां हैं, ठीक है। आपको केवल अच्छाइयों को मानना है, बुराइयों को भूल जाना है। बुराइयों को नहीं मानना है, फॉलो ही नहीं करना है बुराइयों को। भारत विभाजन के संदर्भ में सांप्रदायिकता का एक लेख लिखें। सांप्रदायिकता के बारे में हो गया, पूरा चैप्टर खत्म हो गया जी। मैं थक गया हूँ, क्या बताएं। बारिश का मौसम आएगा ना तो आपको नींद आएगा, और ख़ास तौर पे खाना खाने के बाद नींद आने लगता है। सॉरी दोस्तों, आज मैं बहुत ज़्यादा जमा ही लिया, इसके लिए मैं हाथ जोड़ के सॉरी बोलता हूँ। आप लोग का वीडियो डाल के लगता है 1 घंटा सो लूँगा यार। बाय। और हाँ, आपका अगला पेपर क्या होगा, देखिए आपका तो सब पेपर कंप्लीट हो गया, एक पेपर बचता है सेक एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसको भी कर लीजिएगा, ठीक है। सब कुछ अपलोड है ऐप पे। बाकी यूट्यूब में मैं शाम को क्लास लूँगा इसका।